मेजरमेंट टेक्निक्स में अब ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चीज जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स। ओके, इलेक्ट्रिकल मीटर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास 2-3 टाइप्स के मीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देन आ जाएगा हमारे पास एमीटर, उसके बाद गैल्वेनोमीटर। नंबर 1 वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के किस लिए यूज होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मीटर है जो हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इट मेजर्स वोल्टेज और हम इसको सर्किट में प्लेस कैसे करते हैं? अगर हमें किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है तो हम इसको सर्किट के अंदर पैरेलल में प्लेस करेंगे। अब ये पैरेलल प्लेस क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता चले कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं अपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस रजिस्टर के अक्रॉस और मुझे इस पे आने वाली रीडिंग वोल्टेज बता देगी। और वोल्टेज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वी के साइन से, वोल्ट मीटर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये बताता है कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर प्लेस किया गया है। ओके, अब बात करते हैं एम मीटर की। एम मीटर क्या काम करते हैं? एम मीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है और रजिस्टर के अंदर एमीटर सीरीज में प्लेस किया जाता है। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज इन अ सर्किट। ओके, लेट्स सपोज ये आपकी बैटरी है, यहां पे हम एमीटर प्लेस करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और यहाँ पे रजिस्टर होएगा और यहाँ सर्किट कंप्लीट, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अब एमीटर बताएगा कि इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास किया जा रहा है, कितना करंट पास हो रहा है। थर्ड थिंग इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ना तो वोल्टेज मेजर करता है ना तो करंट मेजर करता है, मेजर कुछ भी नहीं करता। वोल्ट मीटर बेसिकली डिटेक्ट करता है करंट को और उसकी डायरेक्शन को, डिटेक्ट करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, अब गैल्वेनोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट होता है गैल्वेनोमीटर का, जो उसको हम पोटेंशियोमीटर के नाम से जानते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि एक सेल होता है जिसकी अननोन ईएमएफ होती है, एक दूसरा सेल होता है जिसकी नॉन ईएमएफ होती है, यानी कि नॉन वोल्टेज होती है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि गैल्वेनोमीटर जब गैल्वेनोमीटर ये है, यहाँ पे इसकी नीडल जब 0 पे आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो सा हमारा अननोन सेल है उसकी ईएमएफ और नॉन सेल की ईएमएफ इक्वल हो चुकी है। और गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि जो सा अननोन सेल है उसकी ईएमएफ कितनी है। तो उसको हम नल मेथड के लिए भी यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। अब गैल्वेनोमीटर नल मेथड के लिए कैसे यूज होता है इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली डिस्कस करते हैं। आपको अभी ये जानना है कि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अब हमने जैसे पहले बात की थी इलेक्ट्रिकल मीटर्स की, तो उसी के अंदर अब हमें डिस्कस करना है गैल्वेनोमीटर का यूज। गैल्वेनोमीटर का यूज इन नल मेथड। अब नल मेथड है क्या? बेसिकली नल मेथड ये है कि एक गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि दोनों साइड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। अब दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ अननोन है, ये सेल है, इसका ईएमएफ अननोन है, इसके ईएमएफ को मैं कहता हूँ EX,
और एक हमारे पास सेल है जिसका हमें ईएमएफ पता है, जिसको मैं कहता हूँ ड्राइवर सेल। और लेट्स सपोज इस सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट्स और इस सेल का ईएमएफ अननोन है। अब होगा ये कि मैं इन दोनों सेल्स को और गैल्वेनोमीटर को इस अरेंजमेंट में कनेक्ट करूंगा। ए और बी, ए से लेकर बी तक एक रेजिस्टिव वायर है, ओके, जिसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। लेट्स सपोज ए टिल बी द रेजिस्टेंस इज 100 ओम, ओके। तो ए से बी एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। सी को, और ये पॉइंटर जो आपको यहाँ पे एरो नजर आ रहा है, ये जॉकी है। जॉकी मतलब एक वेरिएबल कनेक्शन है जो इस वायर पे कहीं भी बनाया जाता है फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर, ओके। तो अब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैं इस तरह कनेक्ट कर दूंगा। और रिमेंबर वन थिंग कि हमें इस अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैं क्या यूं कि जब आपने इसको इस अरेंजमेंट में अरेंज कर दिए तो आप इस जॉकी को ए टिल बी मूव करने लगे। अब जिस पॉइंट के ऊपर भी आपका गैल्वेनोमीटर इस तरह की डिटेक्शन शो करेगा, यानी जहां पे भी आपका गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 के ऊपर होगी, उसका मतलब ये है कि ड्राइवर सेल की और अननोन सेल की ईएमएफ इक्वल हो चुकी है। सॉरी, उसका मतलब ये है कि ए और सी के क्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और सेल EX की ईएमएफ इक्वल हो चुकी है। बट अगर उस पॉइंट से फर्दर आप जॉकी को मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो आपको गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह की डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर उससे आप टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो आपको गैल्वेनोमीटर कुछ यूं डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन तभी गैल्वेनोमीटर शो करेगा जब AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा सेल EX की EMF की इक्वल, ओके। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। आपने क्या करना है कि जहां पे गैल्वेनोमीटर के ऊपर 0 डिफ्लेक्शन होगी वहां पे आप रुक जाएं और A टिल C आप लेंथ बाय कर लें और A टिल B आपको लेंथ का पता होना चाहिए, ओके। सो in order to find the unknown EMF of cell EX will be equal to EX over ED will be equal to AC over AB, okay। Let's suppose AC की लेंथ होती है 4, AB की लेंथ होती है 10 यूनिट्स और ड्राइवर सेल है लेट्स सपोज आपके पास 6 वोल्ट्स। तो हमारा EX जो सा हो जाएगा, हमारा अननोन EMF जो आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल 4 over 10 into 6, so it would be 2.4 volts। तो ये जो अननोन EMF है इस सेल का that will become equal to 2.4 volts। तो इस तरह हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं नल मेथड में, जिसके अंदर दोनों पॉइंट्स के ऊपर दोनों एंड्स के ऊपर EMF या वोल्टेजेस इक्वल हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो सा अननोन सोर्स है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। अब ये 0 क्यों हुआ, ये डिफ्लेक्शन 0 क्यों हुई, उसकी रीजन है। उसकी रीजन ये है कि करंट तभी फ्लो होता है जब कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सपोज AC के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 4, इस सेल की EMF है 6, तो इस सेल से इसकी तरफ करंट फ्लो करेगा। AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 8, इस सेल की EMF है 4, तो AC से इस सेल की तरफ करंट फ्लो करेगा। बट अगर AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 4 वोल्ट्स, इस सेल की EMF भी है 4 वोल्ट्स, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया 0। 4 माइनस 4 इज 0। तो जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा और उसकी नीडल 0 पे रहेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं हॉल प्रोब की। हॉल प्रोब है क्या, हॉल प्रोब यूज किस लिए की जाती है और इसका यूजेज ए लेवल फिजिक्स में क्या है। हॉल प्रोब बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जहां पर ज्यादा होगी वहां पे
आपको जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी पड़ेगी वहाँ पे आपको हॉल प्रॉब का यूज करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वहाँ पे होगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे कम होगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। अब हॉल प्रॉब क्या होता है? हॉल प्रॉब एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से फॉर्म हुई होती है, जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास जब इसमें करती हैं, इस हॉल प्रॉब से पास करती हैं, तो आपको एक काउंटर पे एक वोल्टेज जनरेट होती है जिसके साथ हॉल प्रॉब कनेक्टेड होती है। अब ये जो सी वोल्टेज जनरेट होती है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस रीजन के अंदर क्या है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आपको मिलेगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम मिलेगी। ओके, तो ये बेसिकली यूज है हॉल प्रॉब का। अब हॉल प्रॉब का यूज आपको जहां कहीं भी कहा जाए कि कहीं ना कहीं लेट्स सपोज आपको पेपर 5 के अंदर क्वेश्चन 1 में आपको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट जो सा चाहिए होगा वो आप जरूर मेंशन करेंगे कि आपको हॉल प्रॉब चाहिए जिसका यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ख्याल रखें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। तो ये यूज है हॉल प्रॉब का। इसके अलावा पेपर 4 में भी हॉल प्रॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 4 में जो हॉल प्रॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो जब हम पेपर 4 करेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हॉल प्रॉब जो उनसे यूज हुई है इन क्वेश्चंस को हम किस तरह क्रैक कर सकते हैं। मेजरमेंट टेक्निक्स, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर्स दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कैसा होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि लेट सपोज आपने कोई मेजरमेंट की वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से, तो एक्चुअल रीडिंग जो आनी चाहिए थी वो लेट सपोज थी 13.6, बट आपके पास रीडिंग आती है 13.4। और जब आप चेक करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर से निकाल के या माइक्रोमीटर से निकाल के अगर आप माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर को क्लोज करते हैं, उसके वर्नियर कैलिपर के अगर आप जॉज क्लोज करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें उसका वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। इसको कहते हैं जीरो एरर। तो इस तरह का जो एरर होता है जो सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, उस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर के अंदर जैसे मैंने अभी बात की, सिस्टमैटिक एरर के अंदर आपका जीरो एरर आ जाएगा जो कि आपको वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में देखने को मिलता है। और इसके अलावा लेट्स सपोज आपने कोई स्प्रिंग बैलेंस से कोई वेट मेजर किया आपने, और स्प्रिंग बैलेंस को शो करना चाहिए, कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में वो कुछ डिविएशन के साथ रीडिंग शो करता है। तो उस तरह का जो सा स्प्रिंग के अंदर कोई फॉल्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, उस तरह का जो सा एरर होता है जो कि आपकी रीडिंग को कंटिन्यूसली अफेक्ट करता रहता है, उस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर ऐसा होता है कि जिसका आपको पता नहीं चल सकता कि कभी वो एरर आ सकता है कभी एरर नहीं आ सकता। लेट्स सपोज आपने कोई वोल्टेज मेजर करनी है थ्रू वोल्टमीटर, तो उस वोल्टमीटर के अंदर कुछ हीट लॉसेज होते हैं या उसमें कुछ करंट लॉसेज होते हैं या उससे कोई नॉइज जनरेट होती है जिससे एनर्जी डिसिपेट होती है। अब उस एनर्जी डिसिपेशन जब होगी तो आपको जो सी वोल्टमीटर पे रीडिंग मिलेगी वो एक्चुअल रीडिंग, ट्रू रीडिंग नहीं होगी। इस तरह के एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं जिनका हमें नहीं पता होता कि वो आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ सकते हैं एरर्स, वो हमारे मेथड ऑफ मेजरमेंट के अंदर आ सकते हैं, और इस तरह के एरर जिनका हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये एरर कौन सा है या कहाँ से आया या एक्चुअल जो सी हमारी मेजर्ड रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से हमारी क्यों डिविएट कर रही है, उस तरह के एरर्स को हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि नॉइज इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और मैं कह सकता हूँ हीट लॉस इन एन इंस्ट्रूमेंट,
तो इस तरह के एरर्स जो से होते हैं वो रैंडम एरर्स में कंसीडर किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है? ये बहुत एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स से अंडरस्टैंड करने में मुश्किल उनको आती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। लेट्स सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल जो सा मास है वो 5 kg है। आपने इसकी 5 टाइम्स इसको मेजर किया, इसका वेट। तो 5 टाइम्स वेट मेजर करने पे जो सा इसका वेट आया, एक फर्स्ट टाइम आया 4.9, देन 5.1, 5.3, 4.7 एंड 4.8। ये सेवरल वेट्स आते हैं जब आपने इसको 5 टाइम्स मेजर किया। ओके, और इनका आपने एवरेज लिया। लेट सपोज ये एवरेज आता है हमारे पास 5.1। अब एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस कितना है। दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू। जितना आपका एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस कम होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ओके, प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ये है कि मैंने कहा कि आपने 5 रीडिंग्स ली, 4.9, 5.1, 5.3, 4.7, 4.8। अब इन रीडिंग्स के दरमियान इनका आपस में कितना ज्यादा डिफरेंस है उतनी ही उसकी प्रिसीजन कम होगी, और इनका आपस में जितना डिफरेंस कम है उतनी ही आपकी रीडिंग प्रिसाइज होगी। ये ऐसे ही है जैसे आपको एक बुल्स आई पे हिट करना हो। दिस इज योर टारगेट। आप यहां पे हम 2 बोर्ड्स बनाते हैं कुछ यूं। दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट। 5 हिट्स किए गए इस टारगेट पे भी, 5 हिट्स किए गए इस टारगेट पे भी। इस पे जो से 5 हिट्स गिरे वो कुछ यूं गिरते हैं, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट टारगेट के ऊपर ही, यानी कि टारगेट के करीब ही सारे के सारे जो से डार्ट्स हैं वो हिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे डार्ट्स ने हिट किया कुछ यूं, एक यहाँ पे फॉल किया, एक यहाँ पे हिट किया, एक यहाँ हिट किया, एक यहाँ हिट किया और एक यहाँ हिट किया। अब आप देखें कि 5 डार्ट्स ने जो से 5 इंडिविजुअल डार्ट्स थे, उन्होंने वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और जिनको टारगेट पे होना चाहिए था वो तो टारगेट के करीब हैं बट एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। ये टारगेट के करीब नहीं है बट दे आर क्लोज टू देमसेल्व्स। दीज आर क्लोजर टू टारगेट बट दे आर नॉट क्लोज टू देमसेल्व्स। तो हम कहेंगे कि यहां पे एक्यूरेसी कम है और यहां पे एक्यूरेसी यहां पे ज्यादा, प्रिसीजन कम है, और यहां पे एक्यूरेसी कम है, प्रिसीजन ज्यादा। ओके, तो इन द एंड इसको कंक्लूड करते हुए, अगर आपकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से क्लोजर है तो इट मीन्स ये एक्यूरेट है। और अगर आपने एक मेजरमेंट की है एक एक्सपेरिमेंट में और वो आपने मेजरमेंट 5 टाइम्स की है, वो 5 टाइम जो आपको रीडिंग मिली है, अगर वो रीडिंग्स एक दूसरे से करीब करीब हैं तो वो आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज है, ज्यादा प्रिसाइज है। अगर वो इंडिविजुअल रीडिंग्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसका मतलब आपकी जो सी मेजरमेंट्स हैं वो लेस प्रिसाइज है। मैं यहां पे इनको लिख देता हूं। एक्यूरेसी, the measured value and the actual values difference
tells about accuracy. The more the difference, accuracy will be lesser. That means जितना आपका मेरिट वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस होगा, उतनी आपकी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी लेस होगी, और जितना लेस डिफरेंस होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. ऑन द अदर हैंड, प्रिसीजन, द डिफरेंस बिटवीन the difference between two or more measured values of the same experiment tells about precision. The more the difference, precision would be less. This is how precision and accuracy stand against each other. This value is more precise, less accurate. More accuracy, less precision. Okay, uncertainty calculations in multiplication. मल्टीप्लिकेशन के अंदर अनसर्टेनिटीज को अब हम देखते हैं कि हम कैसे डील कर सकते हैं. लेट्स सपोज टू नंबर्स हैं. एक नंबर है 8 प्लस माइनस और उसकी अनसर्टेनिटी है 0.2, और एक दूसरा नंबर है 4 और इसकी अनसर्टेनिटी है लेट्स सपोज 0.1. अब इन दोनों नंबर्स को हमने करना है मल्टीप्लाई, और फिर देखते हैं कि इनकी जो सी अनसर्टेनिटीज हैं वो उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी. तो एक बात आप याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू नंबर्स की, तो उनकी अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड अप नहीं होती, उनकी ऐड होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज. अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या है वो देखते हैं. लेट्स सपोज मैं इस फर्स्ट नंबर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो वो मैं ऐसे करूंगा 0.2 जो कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइड बाय 8 जो कि रियल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2.5%. तो ये जो 2.5% है ये इस नंबर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है. इसी तरह मैं इस नंबर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेता हूं, तो वो आ जाएगी मेरी 0.1/4 इंटू 100. तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कुछ यूं. इसकी भी मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 2.5%. अब दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 2.5%. अब मुझे इन दोनों नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाइकेशन के अंदर क्या होगा, जो से ये रियल नंबर है मेरे 8 और 4, इनको तो मैं वैसे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा. 8 4 32 प्लस माइनस. अब ये जो मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है इनको मैं एड अप कर दूंगा. तो जब मैं इनको एड अप करूंगा तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस 5%. तो ये मेरा आ जाएगा आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अब अगर मुझे अपना आंसर चाहिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लूंगा. वो कैसे, 5% ऑफ 32 विल गिव मी माई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. सो 5/100 इंटू 32, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.6. ओके, सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में अगर मुझे आंसर करना है, सो मेरा आंसर होगा 32 प्लस माइनस 1.6. सो अगर आपने टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उनकी अनसर्टेनिटीज की कैलकुलेशन करनी है, तो आपने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को एडअप करना है. मैं यहां पे लिख भी देता हूं. इन मल्टीप्लीकेशन percentage uncertainties
ऑफ नंबर्स एड अप। ओके, मल्टीप्लिकेशन केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम एड अप करते हैं, अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी को दोबारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने इस प्रोसेस में किया, इस स्टेप में किया।